नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि नहीं है? 11th 12th में पढ़ा हुआ आपका चैप्टर है ये। ठीक है कि नहीं है? फिर ग्रेजुएशन में पढ़ा जाता है यही चैप्टर, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके कई क्वेश्चंस आते हैं। हमें उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करना है और इसको उसी हिसाब से अपन को पढ़ना है। देखो, पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट। बताने की जरूरत नहीं है कि जो पॉलीमर होता है वो आपका रखता है 100 to 1000 ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है नहीं है? 100 से 1000 तक इसके पास पुनरावर्ती यूनिट पाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं मोनोमर। क्या कहा जाते हैं? मोनोमर। यानी कि मोनोमर की बहुत सारी की यूनिट मिलेगी ना आपको, मोनोमर की बहुत सारी की यूनिट मिलेगी तो वो कहलाएगा आपका पॉलीमर। क्या कहलाएगी? और ये मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ी हुई रहती है बहुत सारी की। ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत? तो पॉलीमर में एक्चुअल में सारे बॉन्ड जो है आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं है? अब हमें जो है इसमें पढ़ना क्या है, इसमें क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो क्लासिफिकेशन अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, नंबर 1 क्लासिफिकेशन है, वो है बेस्ड ऑन रिपीटिंग यूनिट है ना। यानी कि मोनोमेरिक यूनिट की बेस पर अपन पॉलीमर को कितने क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है भाई? तो सुनना, ये होता है पहला आपका होमोपोलीमर का मतलब होता है कि जितनी भी मोनोमेरिक यूनिट है वो सारी एक जैसी हैं, सेम है, रिपीटिंग यूनिट सेम है। ठीक है नहीं है? कोई दिक्कत? हाँ, यानी कि जो पॉलीमर आपका बन रहा है उसमें सारी की सारी एक ही प्रकार की यूनिट है, एक ही प्रकार की क्या बोलते हैं आप, रिपीटिंग यूनिट है, मोनोमेरिक यूनिट है, उसको होमोपोलीमर बोलते हैं। समझाता हूं मैं, देखो कैसे। जैसे मान लो आपने पॉलीथीन का नाम सुना होगा, तो पॉलीथीन में क्या होता है बेटा? एथिलीन आता है, ये आ गया, और इसकी ही यूनिट पाई जाएगी, जो भी पाई जाएगी, जो समझ में आई, तो इसको बोलते हैं पॉलीथीन। क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। पॉलीथीन के ऊपर क्वेश्चन आता है हाई डेफिनेशन, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी पॉलीमर, है ना। पॉलीथीन वो करेंगे अपन डिस्कस, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो होमोपोलीमर का मतलब समझ गए होगे आप। और भी अपन ले सकते हैं, जैसे पीवीसी का नाम सुना होगा, पॉली वाइनिल क्लोराइड। ये आपके पास वाइनिल क्लोराइड है और इसका पॉली वर्जन अपने पास आ गया। देखो, ये पीवीसी है, पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या है बेटा? पीवीसी पाइप आते हैं ना, वो वाला ही। ठीक है? और भी एग्जांपल है, मैं खूब सारे एग्जांपल लिखवाऊंगा आपको, देखते जाओ आप। फिर आता है आपका टेफ्लॉन। कौन आता है? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है पॉलीमर होता है ट्राई फ्लूरो एथिलीन का पॉलीमर होता है। ये इसका दिख रहा है, और ये इस प्रकार से लिखा जाता है, 4 F लगे हुए हैं बेटा, ऐसे। तो ये टेफ्लॉन होता है। टेफ्लॉन क्या बोलते हैं इसको? टेफ्लॉन, TEFLON। नाम पूरा पता है ना? इसको बोलते हैं पॉली टेट्राफ्लूरोएथिलीन। क्या बोलते हैं? पॉली टेट्राफ्लूओरो। ठीक है? इथाइलिन। कोई दिक्कत? कर लोगे आराम से। इसी प्रकार से होता है PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो आपको पता है एक्रिलोनाइट्राइल ये होता है, ये है एक्रिलोनाइट्राइल। और इसका अगर पॉलीमर बना दूं मैं, आराम से देखो, ये वाला पॉलीमर बना दिया, तो इसको बोलेंगे पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है? पान। ऐसे ही PS होता है पॉलीस्टाइरिन। क्या होता है?
पॉलीस्टाइरीन, चेक करो। मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा, मैं केवल स्ट्रक्चर अभी बता रहा हूं आपको, फिर बाद में केवल नाम लिखूंगा, इसलिए ढंग से देख लेना। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, समझ में आई? हाँ और देखो, और मैंने पॉलीस्टाइरीन बताया था। पॉलीस्टाइरीन में क्या होता है बेटा? पॉलीस्टाइरीन में होता है CH2, ये स्टाइरीन आपका C6H5 बेंजीन, ठीक है। तो यहां पे ये वाला मॉलिक्यूल बनेगा तो क्या बनेगा ये, अगर इधर बेंजीन लगी हुई हो तो ये PS बनेगा, पॉलीस्टाइरीन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे आराम से। ये क्या है? पॉलीस्टाइरीन। और भी हैं, एक आधे और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। पॉली आइसोप्रीन, क्या भाई? पॉली आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन आपको पता होना चाहिए क्या है। ये आइसोप्रीन है, ये देखो आराम से, ये आइसोप्रीन है। क्या बोलते हैं इसको? 1,3 ब्यूटा, 1,3 ब्यूटाडाइन है ये, 1,3 ब्यूटाडाइन। और आप देख रहे हो दूसरे नंबर पे है तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन है ये। क्या है? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन है। और इसका अपन पॉलीमर बनाते हैं तो ये पॉलीमर बनेगा, देखो इधर, ये वाला पॉलीमर बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलीआइसोप्रीन। और पॉलीआइसोप्रीन जो होती है, चर्चा करेंगे, वो रबड़ की कैटेगरी में आती है। किसकी कैटेगरी में आती है? रबर की कैटेगरी में, रबर, ठीक है। चर्चा करेंगे रबर के ऊपर। और ऐसे ही आपने देखे थे 2 नेचुरल पॉलीमर आप देख चुके हो नेचुरल प्रोडक्ट में। पहले का नाम सेल्यूलोज है, दूसरे का नाम स्टार्च है। याद आया कुछ? स्टार्च, सेल्यूलोज, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाए थे आपको मैंने। ये नेचुरल पॉलीमर है, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये सारे जो एग्जाम्पल अपन ने देखे, उनमें हमने ये चेक किया कि एक ही प्रकार की रिपीटिंग यूनिट काम में आ रही है। क्या आ रही है? एक ही प्रकार की रिपीटिंग यूनिट, इसलिए इनको होमोपोलीमर कहा गया है, सह बहुलक कहा गया है, ठीक है? नहीं है होमोपोलीमर, समबहुलक, ठीक है। दूसरा होता है कोपोलीमर, सेकंड कोपोलीमर। नाम पता रखना, क्योंकि इधर से ही क्वेश्चन आएंगे कि क्या कौन से पॉलीमर होते हैं। कोपोलीमर, इनको हम मिक्स्ड पॉलीमर भी बोलते हैं, मिक्स्ड पॉलीमर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, पीछे वाले में देखो, ये जितने भी पॉलीमर बने हैं, ये जितने भी पॉलीमर बने हैं, ये सारे एडिशनल पॉलीमर है। दिख रहे हैं क्या? एडिशन रिएक्शन से बन रहे हैं एक तरीके से। क्या हो रहे हैं? एडिशन रिएक्शन से। और ये जो सेल्यूलोज और स्टार्च है, ये कंडेंसेशन है, इनमें वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। अभी चर्चा करेंगे वापिस अपन, ठीक है। कोपोलीमर देखो, इसमें क्या होगा? अलग अलग यूनिट होगी। क्या होगी? अलग अलग यूनिट होगी, अलग अलग यूनिट। तो यहां पे अपन क्या करेंगे? नाम लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं। एक तो नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 की कहानी पता है क्या आपको? इसमें 2 देश हैं, एक तो न्यूयॉर्क है, इसमें क्या है? न्यूयॉर्क, दिख रहा है? एक लंदन है। और इन दोनों ने सेम टाइम पे नाइलॉन को रिपोर्ट किया था। इस कारण से इन दोनों के नाम के आधार पर क्या पड़ा है? नाइलॉन 66। और नाइलॉन 66 कहने का क्या मतलब है? यहां पे देखो, इधर यहां पे अपन काम है, एक तो क्या लेते हैं बेटा? यहां पे काम में लेते हैं अपन, एक तो एडिपिक एसिड, 6 कार्बन का होता है बेटा, वो भी एडिपिक एसिड। और एक लेते हैं हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, ये है एडिपिक एसिड, लिख लेना, एडिपिक एसिड। और एक लेते हैं अपन हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, ये हेक्सामिथाइलिन है। देखो 6 मिथाइलिन ग्रुप है इसमें, दिख रहा है? क्या नाम है इसका?
हेक्सा मिथाइलिन डाईएमीन, सॉरी डाईएमीन, 2 एमीन ग्रुप है इसमें, ठीक है नहीं है। इन दोनों के कंडेंसेशन प्रोसेस से बनता है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा आपका, क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। कौन सा क्या कहलाता है पॉलीमर, वो पॉलीमर कहलाता है आपका कोपॉलीमर, क्योंकि इन दोनों आप देख रहे हो जो पॉलीमर बनेगा, जो पॉलीमर बन रहा है, मान लो इस टाइप का पॉलीमर बन रहा है, इस टाइप का पॉलीमर बन रहा है, देखो इधर, ये यहां पे क्लोज कर दिया मैंने, यहां पे 4 लिख दिया, यहां पे एमाइड बॉन्ड आ गया, दिख रहा है क्या, आ गया एमाइड बॉन्ड, C2H6 ये रहेगा और NH1 और ये लो पॉलीमर बन गया, ये नाइलॉन 66 है। अब 66 के पीछे क्या कहानी है कि इन दोनों, ये जो 2 कंडेंस हो रहे हैं पॉलीमर, वो दोनों पॉलीमर जो हैं बेटा 6 कार्बन वाले हैं, इसलिए 66 बोलते हैं इसको, ठीक है। नाइलॉन 6 अलग होता है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, ये नाइलॉन 66 है, ठीक है। और भी पॉलीमर हैं जैसे ब्यूना एस हुआ, अभी चर्चा नहीं करेंगे अपन, बस आप नाम सुन लो, ब्यूना एस हुआ, पॉलीएस्टर हुआ, अभी किसी के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, है ना, पॉलीएस्टर हुआ, बेकेलाइट हुआ, बेकेलाइट, ठीक है, मेलामाइन हुआ, मेलामाइन, फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन, फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन, रेजिन, ये किसके एग्जाम्पल है भाई, आपके कोपॉलीमर के एग्जाम्पल है, ठीक है। आप सबकी स्ट्रक्चर देखेंगे अपन 1 बाय 1, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी है आपके लिए। देखो इधर आप आगे समझना कि ये जो कोपॉलीमर हैं वो और भी हो सकते हैं, टेरिलीन इसका एग्जाम्पल है, जो टरथेलिक एसिड और ग्लाइकोल से बनता है ना, टेरिलीन भी लिख देता हूं, टेरिलीन, टेरिलीन का कपड़ा आता है ना, वो भी है। अब ये जो कोपॉलीमर है ये कई प्रकार के हैं, ठीक है। पहला है अल्टरनेट कोपॉलीमर, कोपॉलीमर तो ज्यादातर जो होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। अल्टरनेट का मतलब हो गया कि जैसे मान लो 2 यूनिट है, एक तो ए और एक बी, ठीक है भाई, तो ये इस प्रकार की बना रहे हैं, देखो इधर समझना, ए बी अल्टरनेट रिपीट हो रहे हैं ये, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, अल्टरनेटिव कोपॉलीमर, ठीक है नहीं है। जैसे नाइलॉन, टेरिलीन इसी टाइप के एग्जाम्पल हैं, ठीक है नहीं है। दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है रैंडम कोपॉलीमर, रैंडम कोपॉलीमर, रैंडम कोपॉलीमर, रैंडम कोपॉलीमर का मतलब होता है कि जिनकी रिपीटिंग यूनिट का कोई पैटर्न नहीं हो, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं हो। रैंडम का मतलब जैसे ए आ गया, फिर बी, फिर ए आ गया, फिर बी आए जा रहे हैं, फिर ए आया है, फिर बी आया है, फिर ए आए जा रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं है इस टाइप का, यानी कि नो पैटर्न, तो वो रैंडम कोपॉलीमर कहलाते हैं, ठीक है नहीं है। कोई दिक्कत, कोई समस्या। इसका जो एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी बताता हूं कि जो स्टायरीन होती है, ठीक है नहीं है, स्टायरीन और जो एस्टर होता है आपका, इसको बोलते हैं मिथाइल मेथिक्रिलेट, क्या बोलते हैं, मिथाइल मेथिक्रिलेट। अभी लिख देता हूं मैं क्या नाम है इसका, अगर इसका पॉलीमर बनाओगे इसी टाइप का पॉलीमर बनेगा, क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल मेथिक्रिलेट, क्रिलेट। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है नहीं है, ये रैंडम पॉलीमर है। नेक्स्ट जो है वो तीसरा है आपका ब्लॉक पॉलीमर के नाम से आएगा, ब्लॉक कोपॉलीमर। ब्लॉक कोपॉलीमर का मतलब क्या होता है कि रिपीटिंग जो यूनिट है वो ब्लॉक के रूप में पाई जाएगी। कैसे, जैसे आपकी पहले ए आपकी 4 रिपीट यूनिट हो रही है, फिर बी रिपीट होने लग गई,
फिर वापस ए रिपीट होने लग गई ब्लॉक के रूप में, फिर बी रिपीट होने लग गई, ये ब्लॉक्स के रूप में रिपीट हो रही हैं, तो इनको कहा जाता है ब्लॉक कोपोलीमर। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्टायरीन और आइसोप्रीन बताया था ना, उसका पॉलीमर। ठीक है भाई। और लास्ट जो आते हैं आपके वो ग्राफ्टेड, क्या कहलाते हैं, ग्राफ्टेड कोपोलीमर। अब ये ग्राफ्टेड कोपोलीमर क्या है भाई, बिल्कुल सिंपल है समझना, और वीडियो को आप 1x 2x स्पीड पे रखना ताकि ये तेजी से आपको समझ में आए, क्योंकि मेरी बहुत स्पीड धीरे रहेगी लिखते समय। जैसे मान लो कि ये पॉलीमर है, ठीक है नहीं है। अब इसमें क्या है, ए बी ए ए, ये ब्लॉक आ गया, ब्लॉक के बाद में ये रिपीट हुआ, फिर ब्लॉक आ रहा है, देखो ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक के बाद में फिर रिपीट होएगा, ये हो रहा है नहीं, ऐसे ही आगे से आगे ये ब्लॉक आता जाएगा और फिर रिपीट होएगा। अब ग्राफ्टेड में क्या है, ये सी वाला क्या करेगा, ग्राफ्टिंग करेगा, दिख गया आपको, ग्राफ्टिंग हो गई, कहां से हुई, ये बी वाले से, तो इनको ग्राफ्टेड पॉलीमर कहते हैं। कोई दिक्कत। तो ये जो पहला क्लासिफिकेशन था ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन, बेस्ड ऑन सोर्स। पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर और दूसरे प्रकार के होते हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक पॉलीमर। तो आपको इतना तो पता लगता ही होगा ना नेचुरल कौन है भाई। जैसे आपने क्या क्या पढ़ा है, स्टार्च पढ़ लिया, सेल्यूलोज पढ़ लिया, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन दोनों पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ लिया आपने, न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिए, ये सारे क्या थे आपके, ठीक है कि नहीं है। और नेचुरल रबड़ पढ़ लिया, नेचुरल रबड़ ये आपके नेचुरल पॉलीमर है जो प्रकृति में पाए जाते हैं। और बाकी के सारे जो भी लिखना चाहते हो आप, पॉलीथाइलिन, पीवीसी, समझ में आई, पॉलीस्टायरीन, नाइलॉन, डेक्रोन, बेकेलाइट, जो भी लिखना चाहते हो वो लिखो आप यहाँ पे, कोई दिक्कत। छोटा सा क्लासिफिकेशन था, खत्म। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर। बेटा इधर से ही क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछा जाएगा ये कि कौन कैसे पॉलीमर है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हैं 3 प्रकार के पॉलीमर अपन मोटे मोटे तौर पे लेते हैं, आपको पता लग जाएगा। पहला जो पॉलीमर है वो है लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर का मतलब समझना आप, लीनियर पॉलीमर वो होता है जिसमें जो आपकी मोनोमेरिक यूनिट है वो लीनियरली जुड़ी हुई हो। जैसे अब तक जितने पढ़े हैं अपन ने वो ऑलमोस्ट लीनियर है। जैसे ये है पॉलीथाइलिन वाला है, ये यूनिट लीनियरली जुड़ी हुई है, दिख रही है क्या आपको, पॉलीथाइलिन की लीनियरली जुड़ी हुई है सारी की सारी, ठीक है कि नहीं है। तो आप बोल सकते हो लीनियर पॉलीमर की कैटेगरी में कौन सी आती है, एक तो आपका आ गया हाई डेंसिटी पॉलीथीन हाई डेंसिटी है ना, क्योंकि लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है ब्रांच्ड चेन में जाएगी। ऐसे ही नाइलॉन आ गया आपका, पॉलिएस्टर आ गया, ये लीनियर पॉलीमर की कैटेगरी में। क्या है, टेफ्लॉन आ गया, क्या आ गया, टेफ्लॉन वो, कोई दिक्कत कोई समस्या। इस टाइप के जो हैं आपके कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब सुनना, ज्यादातर नेचुरल लीनियर पॉलीमर होते हैं। नेचुरल पॉलीमर कौन से होते हैं, लीनियर होते हैं, ठीक है कि नहीं है। आपने क्रॉस वो नहीं देखे थे ब्रांच में,
अमाइलोपेक्टिन ब्रांच में देखा था कि नहीं देखा था? तो अपन ये बोलेंगे मोस्ट ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर, रबर और प्लास्टिक। कौन कौन से भाई? मैंने क्या कहा, सुन लो आराम से। फाइबर इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है नहीं है? रबर भी इसी कैटेगरी में आते हैं, प्लास्टिक भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? इसी कैटेगरी में आते हैं ये, नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो। नेक्स्ट जो है सेकंड, वो कहलाता है आपका ब्रांच्ड पॉलीमर। कौन सा कहलाता है? ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर का मतलब समझ गए होगे, आपकी रिपीटिंग यूनिट ये चल रही है, ऐसे चल रही है, और बीच बीच में से कोई ब्रांच आपकी अराइजेज हो गई ऐसे, ये ब्रांच पॉलीमर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ब्रांच पॉलीमर, ठीक है नहीं है? सबसे बढ़िया एग्जांपल याद रखना, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है कि नहीं है? कोई दिक्कत? ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। अमाइलोपेक्टिन इसका एग्जाम्पल है बेटा, देखा होगा आपने, ठीक है? अमाइलोपेक्टिन कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाया था मैंने। और ग्लाइकोजन, एनिमल स्टार्च जिसको अपन बोलते हैं, एनिमल स्टार्च, ये ब्रांच्ड पॉलीमर के एग्जाम्पल है, ठीक है? इधर से भी ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, कोई जरूरी नहीं है कि वहीं से ब्रांचिंग हो, ब्रांचिंग कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। ये ब्रांच पॉलीमर के एग्जाम्पल है। तीसरा जो होता है वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है नहीं है? वो कहलाता है क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इनको अपन बोलते हैं 3D नेटवर्क पॉलीमर बोलते हैं, जो बोलते हैं, ठीक है कि नहीं है? इसका मतलब ये हो गया कि ये जब भी आपके मतलब ऐसे कोई चेन चल रही है, ठीक है भाई, ऐसे कोई चेन चल रही है, तो ये क्या करते हैं, ये ब्रांचिंग कर लेते हैं, ब्रांचिंग करके दूसरी वाली चेन से जुड़ जाते हैं। फिर कोई चेन चल रही है, ब्रांचिंग करके दूसरी वाली चेन से जुड़ जाएंगे, दूसरी वाली चेन से जुड़ जाएंगे, ब्रांचिंग करके दूसरी वाली चेन से जुड़ जाएंगे। तो ऐसे क्या करेंगे, ये क्रॉस नेटवर्क बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्रॉस नेटवर्क बना लेते हैं। ये देखो, ये क्या कहलाएगा आपका? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का जब नाम आता है जब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का नाम आता है तो ध्यान रखना, आप बेकेलाइट का सबसे पहले नाम लिया जाता है। बेकेलाइट बहुत फेमस पॉलीमर है, फॉर्म एल्डिहाइड और फिनोल का ये रेजिन होता है, लेडरमान से रिएक्शन द्वारा बनता है, वो समझाऊंगा मैं आपको जब ये बताऊंगा, ठीक है कि नहीं है? तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन यहां पे आ जाएगा, यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन। अभी नाम सुन लो केवल, स्ट्रक्चर बाद में। फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन यहां आएगा, साथ में आएगा आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, एल्डिहाइड रेजिन, ठीक है नहीं है? ये 3-4 एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, जिसको मेलमैक कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? मेलमैक कहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो पॉलीमर होते हैं, जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं, उनकी फीचर्स यानी फितरत पता होनी चाहिए आपको, वो कैसे होते हैं। ये पॉलीमर हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड, रिजिड और ब्रिटाइल। ब्रिटाइल का मतलब होता है भंगुर, टूट जाते हैं मोड़ने तोड़ने पर, ठीक है नहीं है? जबकि ये जो ब्रांच्ड पॉलीमर लिखवाया था आपको, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं, लोअर मेल्टिंग पॉइंट बोल दो आप, लोअर मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। डेंसिटी और टेंसिल स्ट्रेंथ, ठीक है नहीं है, वो बढ़िया होती है, डेंसिटी भी ठीक होती है, और खिंचाव जो टेंसिल स्ट्रेंथ है
वो भी ठीक ठाक होती है। किसके बराबर होती है? लीनियर पॉलीमर के बराबर होती है, क्योंकि लीनियर पॉलीमर क्या होते हैं, जितने खींचोगे आप उनकी पुलिंग स्ट्रेंथ बढ़िया होती है। क्या होती है? पुलिंग स्ट्रेंथ। तो आप इसके भी लिख सकते हो, देखो लीनियर के भी लिखवा देता हूं मैं। यहां पे अपन बोल सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना, हाई डेंसिटी और हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। पुलिंग स्ट्रेंथ बोल सकते हैं इसको आप, टेंसिल नहीं बोलो तो। यानी इनको ज्यादा खींच सकते हैं अपन, कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है भाई। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो आपको ध्यान में रखनी है, टेक्टिसिटी। ये आपको ध्यान में रखनी है। क्या बताने जा रहा हूं मैं? टेक्टिसिटी। ये देखो क्या होती है टेक्टिसिटी। बस यहां पे वर्डिंग ही इंपॉर्टेंट है पॉलीमर में, बाकी की पॉलीमर के चैप्टर में दम नहीं है और कोई पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है कि नहीं है? हाँ, टेक्टिसिटी क्या होती है? टेक्टिसिटी होती है कि जब मोनोमेरिक यूनिट होती है आपकी लीनियर पॉलीमर में है, जो मोनोमेरिक यूनिट होती है, उन मोनोमेरिक यूनिट पर यदि ग्रुप्स लगे हुए होते हैं तो उन ग्रुप्स का जो कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है वो टेक्टिसिटी से दिया जाता है। तो टेक्टिसिटी किसके लिए है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप्स ऑन मोनोमेरिक यूनिट इन पॉलीमर। कोई दिक्कत कोई डाउट? अब इसको अपन कैसे बोलेंगे? जैसे मान लो कि अपने पास पहला वर्ड आया, पहला वर्ड क्या है भाई? आइसोटेक्टिक का। आइसोटेक्टिक, मान लो ये आया वर्ड। आइसोटेक्टिक का मतलब क्या होता है कि जो अपने पास अपन पॉलीमर ले रहे हैं और उसके ऊपर कोई ग्रुप लगे हुए हैं, उन सभी ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होगा। जैसे H यहां है, R यहां है, तो अगले वाले में भी क्या होगा? वैसे की वैसे होएगा। समझ में आई बात? देख लो आराम से। कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा आपका? आइसोटेक्टिक। जैसे मान लो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन S है तो अगले वाले का भी S, अगले वाले का भी S, अगले वाले का भी S, अगले वाले का भी S। इस प्रकार से सबका S होता है। कोई दिक्कत? वो कहलाएंगे आपके आइसोटेक्टिक पॉलीमर या आइसोटेक्टिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई। सेकंड जो है वो है एटेक्टिक। कौन सा भाई? एटेक्टिक। एटेक्टिक का मतलब होता है रैंडम कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जरूर आ रहा है लेकिन रैंडम आ रहा है, हैं? कैसे? जैसे ये मान लो कि आपने इसको S बोला था आपने, ठीक है कि नहीं है? इसका मान लो कि R आ रहा है, ठीक है? फिर आपने देखा कि भैया वापस R आ गया, ये तो कोई पैटर्न ही नहीं है, वापस R कॉन्फ़िगरेशन आ गया। फिर आपने आगे चेक किया तो S मिल रहा है आपको, S कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है कि नहीं है? फिर आपने आगे चेक किया तो फिर S मिल गया। कोई पैटर्न नहीं है। क्या नहीं है? पैटर्न नहीं है, नो पैटर्न, रैंडम कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या कहलाएगा? एटेक्टिक। फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड और लास्ट आपका आ गया, वो आता है सिनडायोटेक्टिक। सिनडायोटेक्टिक में क्या होता है? अल्टरनेट स्टीरियो केमिस्ट्री होती है बेटा। कैसी होती है? अल्टरनेट स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है नहीं है? अल्टरनेट का मतलब समझ गए आप? पहले वाले का S, दूसरे वाले का R, फिर S, फिर R, फिर S, फिर R, ऐसे अल्टरनेट चलता जाएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री अल्टरनेट होती है। समझ में आ गई क्या बात? कोई दिक्कत? अब सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं पॉइंट। जो आइसोटेक्टिक है, आइसोटेक्टिक और सिनडायोटेक्टिक, इन दोनों को अपन स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर के नाम से जाने जाते हैं। स्टीरियो रेगुलर, ध्यान रखना।
हाँ, और स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर जो होते हैं वो हमेशा हेड टू टेल मैनर में जुड़े हुए होंगे। कैसे होंगे? हेड टू टेल मैनर। मैं समझा देता हूँ हेड टू टेल मैनर का क्या मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपने पॉलीस्टाइरीन वाला केस लिया या कोई एल्किल ग्रुप लगा रखा है, तो ये इसकी हेड हो गया स्टार्टिंग कार्बन, ठीक है भाई। तो ये इसका टेल हो गया, दूसरे वाले का देखो हेड और टेल दिख रहा है आपको, ये देखो आप चेक करो, आगे से आगे हेड टू टेल ही जुड़े हुए रहेंगे। ये किधर से रहेंगे? हेड टू टेल, चेक करो, समझ में आई बात? तो ये हमेशा हेड टू टेल मैनर में ही मिलेंगे आपको, जरूरी है स्टीरियो रेगुलर में, ठीक है नहीं है। और जो स्टीरियो इरेगुलर है वो कौन सा कहलाएगा? एटेक्टिक। एटेक्टिक क्या कहलाएगा बेटा? एटेक्टिक क्या कहलाएगा? स्टीरियो इरेगुलर। स्टीरियो इरेगुलर। और स्टीरियो इरेगुलर का मतलब क्या हो गया? कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो हो सकता है कि हेड टू हेड है, टेल टू टेल है, इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है। कैसे दिखाऊं आपको? देखो इधर, मान लो कि ये वाला ऐसे है और इसको हमने हेड मान रखा है, तो ये हेड से ही जुड़ जाए वापस। समझ में आई? देख लो आप। और इसका जो टेल पोर्शन है वो दूसरे वाले के टेल से जाके जुड़ जाए, चेक करो। टेल पोर्शन किससे जुड़ेगा? दूसरे वाले के टेल से जाके जुड़ जाए। इसी प्रकार से ये हेड हो गया, दूसरे वाले के हेड से जाके जुड़ जाए, ऐसे चलेगा। कौन से पॉलीमर कहलाते हैं ये? हाँ जी, ये कहलाते हैं स्टीरियो रेगुलर, और इनको क्या बोलेंगे? एटेक्टिक पॉलीमर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चले भाई। हाँ, अब देखो लास्ट में पढ़ेंगे मैकेनिज्म वाला, तो अगर किसी को इंतजार है तो वो वेट करे। अब अपन मोलिकुलर फोर्सेज और मोलिकुलर स्ट्रेंथ के बेस पे देखेंगे। ऑन द बेसिस, ये इंपॉर्टेंट, इधर से क्वेश्चन आते हैं। बेसिस ऑन मोलिकुलर फोर्सेज एंड मोलिकुलर स्ट्रेंथ। मोलिकुलर स्ट्रेंथ, ठीक है कि नहीं है? आपने सुना होगा ये वाले, नहीं सुने? तो मैं समझा देता हूं आपको, सुन बताता हूं। देखो इधर, ये मोलिकुलर स्ट्रेंथ और मोलिकुलर बेस पर आपके 3 प्रकार के होंगे, अगर आपने नाम सुना है तो। पहला इलास्टोमर, सुना हुआ है? इलास्टोमर। दूसरा कहलाता है आपका थर्मोसेटिंग, है ना? थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। तीसरा कहलाता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। और एक और जोड़ लो भाई, फाइबर और जोड़ लो, फाइबर। अब इसको डिटेल से करेंगे अपन 1 बाई 1 तबियत से, ठीक है? इनमें से पहला है इलास्टोमर। और इलास्टोमर जो होता है, आप ध्यान रखना, इनमें जो मोनोमेरिक यूनिट्स, जो आपकी पॉलीमेरिक यूनिट्स होती हैं, उनके बीच में वीक वंडरवाल फोर्सेज पाए जाते हैं। सबसे वीक किस में मिलेंगे? इलास्टोमर में, वीकेस्ट, ठीक है कि नहीं है? ये जो होता है एमोर्फस पॉलीमर होता है, और इसमें हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होती है, यानी कि इसको बहुत अधिक आप खींच सकते हो, ठीक है? और बताई दिया आपको कि इसमें क्या होंगे बेटा? इसमें वंडरवाल फोर्सेज जो होंगे बहुत ही कमजोर होंगे। अब एक्चुअल में होता क्या है इसमें, जब इसको स्ट्रेच करेंगे अपन, देखो इधर लिखा हुआ है स्ट्रेच, तो इनमें जो वंडरवाल फोर्सेज हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ओके? और ये वंडरवाल फोर्सेज इतने वीक होते हैं, ये वापस रिलैक्स जब होती है तो सारे वंडरवाल फोर्सेज टूट जाते हैं और ये अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाती है, ठीक है नहीं है? तो ऐसे पॉलीमर क्या कहलाते हैं? आपके इलास्टोमर। तो आपको पता है कौन है इसका एग्जाम्पल? रबड़ होते हैं, ठीक है नहीं है? तो रबड़ में ब्यूना एस आ जाएगा आपका, ठीक है नहीं है? जिसको SBR बोलते हैं अपन, करेंगे पर रबड़ की चर्चा करेंगे, ठीक है नहीं है? वल्केनाइज्ड रबड़ आ जाता है, अभी समझाऊंगा वल्केनाइज्ड क्या होता है, जस्ट अभी। वल्केनाइज्ड रबड़ इसके एग्जाम्पल हैं। और कोपॉलीमर है ब्यूटाडाइन का,
ब्यूटाडाइन का और स्टायरीन का, जिसको आप ब्यूनाएस ही बोलते हो। ठीक है भाई, ब्यूनाएस इसी को बोलते हैं। तो ये इलास्टोमर के एग्जाम्पल थे। अब कई बार क्वेश्चन आता है वल्केनाइजेशन का। तो वल्केनाइजेशन क्या होता है? जो नॉर्मल इलास्टोमर होता है आपका, उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए, और जो एब्रेशन होता है, जो घसाव होता है उसका, उसको कम करने के लिए, ठीक है कि नहीं है, सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर, जिससे क्रॉस लिंक्ड बोन बन जाते हैं। यानी कि ये जो क्रॉस लिंक बने हैं, ये वांडरवाल फोर्सेज हैं। यहाँ पे कौन से हैं भाई? वांडरवाल फोर्सेज है। लेकिन जब हम सल्फर मिलाएंगे तो सल्फर के क्रॉस लिंक बनते हैं। देखो कैसे, ये देखो सल्फर के क्रॉस लिंक बन गए, बने कि नहीं बने? तो इससे क्या क्या बढ़ा? इससे टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ गई आपकी। क्या बढ़ी है? टेंसिल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई और एब्रेशन बढ़ गया। ठीक है कि नहीं है? क्या बढ़ गया? एब्रेशन बढ़ गया। कोई दिक्कत, कोई नहीं, कोई समस्या? तो वेल्केनाइजेशन की खोज आपको पता है चार्ल्स गुडियर ने की थी। किसने की थी? चार्ल्स गुडियर। इसके नाम के टायर भी आते हैं, गुडियर। आते ही नहीं आते? इन 1839। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आप समझना कि जब इसको खींच दिया ना आपने, एक बार इसको स्ट्रेच कर दिया, तो ये ओरिजिनल शेप में नहीं आता। ओरिजिनल शेप में नहीं आता है। जैसे ट्रक के टायर होते हैं, वो देखिए क्या आपने? ठीक है कि नहीं है? ओरिजिनल शेप में नहीं आता है ये। ठीक है? और रबड़ जबकि आता है वो ओरिजिनल शेप में आ सकता है। अब यहां पे दो कंपाउंड लिखे हुए हैं। पहला है 2 बेंजोथायाजोल, एक है 2,2-डाइथायो बिसबेंजाथायोजोल। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये होते हैं वल्केनाइजेशन एक्सलरेटर। वल्केनाइजेशन एक्सलरेटर, ये याद रखना। यानी कि ये वल्केनाइजेशन प्रोसेस को तेज करेंगे। अगर इनकी प्रेजेंस में वल्केनाइजेशन करवाया जाएगा तो ये वल्केनाइजेशन को तेजी से करवाएंगे। ठीक है बेटा? उसके बाद आता है फाइबर। फाइबर वो होते हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया गया या डाइपोल डाइपोल पाया गया। ठीक है कि नहीं है? ये यहां पे देख रहे हो नाइलॉन 66 का मॉलिक्यूल है। नाइलॉन 66 का मॉलिक्यूल है, दिख रहा है? और इसमें आप देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। तो स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्सेज होंगे। ठीक है कि नहीं है? और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो दिख गया होगा आपको। एक तो नाइलॉन हो गया, नाइलॉन जैसे ही कंपाउंड होंगे जिनको आप खींचोगे तो वो खींचेंगे नहीं। ठीक है कि नहीं है? हाँ, पॉलिएस्टर इसका एग्जाम्पल है। देखो पॉलिएस्टर, और पॉलिएस्टर में आपको पता है टेरिलीन बोल दो, डेक्रोन बोल दो, डेक्रोन बोल दो। ठीक है? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल PAN इसी के एग्जाम्पल हैं, जिसको ओरलोन बोल दो, या एक्रीलेन, ध्यान रखना नाम, एक्रीलेन, एक्रीलेन बोल दो। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है कि नहीं है? तो इनमें क्या होते हैं? आपके वांडरवाल फोर्सेज होते हैं। पॉलीएमाइड का एग्जाम्पल बता ही दिया तुम्हें। पॉलीएमाइड का एग्जाम्पल आपका नाइलॉन 66 है। फिर इसके बाद आता है आपका थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? लीनियर और ब्रांच्ड पॉलीमर हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो मोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो फाइबर से कम, लेकिन इलास्टोमर से ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? इलास्टोमर से ज्यादा होते हैं। अब ये समझने की कोशिश करना, रूम टेम्परेचर पे ये हार्ड होंगे। क्या होंगे? हार्ड। बस यही गड़बड़ होती है, यही गलती करते हैं अपन। और जब इनको टेम्परेचर दिया जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। हीट किया जाता है तो क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट। सॉफ्ट होने के बाद, यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो टूट गए, उसके कारण से सॉफ्ट हो गए। सॉफ्ट होने के बाद इनको आप मन चाहे साइज और शेप में आप एडजस्ट कर सकते हो। कोई सी भी शेप बना लो, और उसके बाद आप वापस ठंडा करो तो ये वापस हार्ड हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो साइज शेप चेंज हो सकती है। आप चाहे कितनी बार ही गर्म कर लो, इसको वापस गर्म कर लो, आप सॉफ्ट हो जाएगा। फिर ठंडा करवा दो, फिर क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। ये प्रोसेस आप 10,000 बार करवा सकते हो चाहो तो। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या? और बच्चों के खिलौने, बीड्स, बकेट्स, टेलीफोन, टेलीविजन के जो कैबिन होते हैं,
पुराने जमाने वाले, अभी वाले नहीं, हाँ अभी वाले भी केबिन मान लो। वो सारे जो केबिन हैं, वो जो सारे जो मटेरियल है वो सारे सारे थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। और आपने देखा होगा पॉलीथीन, पॉलीथीन इसका एग्जाम्पल है ना। पॉलीप्रोपाइलीन इसका एग्जाम्पल है, पॉलीप्रोपाइलीन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। पॉलीस्टायरीन इसका एग्जाम्पल है, पीवीसी इसका एग्जाम्पल है जो पाइप वगैरह लेते हैं, टेफ्लॉन इसका एग्जाम्पल है ना। पॉलीवाइनिल एसीटेट इसका एग्जाम्पल पॉलीवाइनिल एसीटेट इसका एग्जाम्पल है ना। PAN इसका एग्जाम्पल है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, और पॉली मिथाइल क्रिलेट इसका एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के, ठीक है कि नहीं है। अब क्या करते हैं अपन, प्लास्टिसाइजर का नाम सुना होगा आपने, प्लास्टिसाइजर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द प्लास्टिसाइजर। तो प्लास्टिसाइजर नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो हमने ये देखा है कि जो आपके नॉर्मल जो पॉलीमर होते हैं वो बहुत ज्यादा या तो क्या होंगे, ब्रिटाइल होंगे, भंगुर होंगे, टूट जाते हैं, या बहुत ही ज्यादा नरम लचीले होते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो इनकी जो यूजेज है वो लिमिट में हो जाती है, यानी लिमिटेशन सी आ जाती है। तो इनकी लिमिटेशन बढ़ाने के लिए और क्वालिटी बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कंपाउंड मिलाए जाते हैं जिनके मिलाने से प्लास्टिक की ये बोल सकते हो आप दर्डनेस, है ना, दृढ़ता, कठोरता वो बढ़ जाती है, यानी टूटते नहीं है, ज्यादा स्ट्रेच नहीं होंगे, वो बढ़ जाती है। उसको अपन बोलते हैं प्लास्टिसाइजर। और प्लास्टिसाइजर के एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है कि नहीं है। देखो इधर आइसोब्यूटाइल एडिपेट, ये प्लास्टिसाइजर है। डाई 2 इथाइल हेक्सिल एडिपेट, ठीक है कि नहीं है। और भी देख सकते हो आप, ये रहा ऑर्थोकिसाइल फोस्फेट, ठीक है कि नहीं है। और ये आपका क्या है हाँ जी, डाई ऑक्टिल थैलेट, ये ऑक्टिल है, ऑक्टिल 8 कार्बन आ गए ना, और ये ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल, और थैलेट है, ये थैलिक एसिड का है ना, थैलिक एसिड का एस्टर, ये थैलिक एसिड, और थैलिक एसिड का एस्टर क्या कहलाएगा आपका, थैलेट। तो उसी के एस्टर हैं ये दोनों के दोनों। तो एग्जाम में क्या होता है बेटा, इनके नाम पूछे जाते हैं कि कौन प्लास्टिसाइजर है, कौन प्लास्टिसाइजर नहीं है, इसलिए थोड़ा ढंग से ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट जो है वो लास्ट आ गया आपका, नेक्स्ट जो है वो लास्ट है आपका थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग वो होते हैं जिनको आप गर्म करोगे ना तो वो पहले से कठोर होते हैं, पहले से हार्ड होते हैं। तो पहले से भी हार्ड है क्योंकि क्रॉस लिंक बॉन्ड है इनके बीच में, क्या है बेटा, क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड, ठीक है कि नहीं है। और आप इनको अगर हीट करोगे तो और हार्ड हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं है, वेरी हार्ड। वेरी हार्ड क्यों है, क्योंकि ये इधर से भी क्रॉस लिंक बनने लग जाता है। देखो हर तरफ से क्रॉस लिंक बनने लग गया, अब हर तरफ से क्रॉस लिंक बन जाता है। तो ज्यादा क्रॉस लिंक बनने के कारण ये जो है 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड बना देता है, यानी कि और भी हार्ड हो जाता है, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग। और इनको एक बार ही यूज में लिया जाता है, बार बार यूज में नहीं लिया जाता। जैसे एक चीज बताओ, जो बाल्टी आती है आपकी, बकेट, घर में नहाते हो ना बाल्टी वगैरह, उस बाल्टी का जो प्लास्टिक है कभी यूज में लिया आपने, नहीं लिया ना, हाँ। तो वो इसी के एग्जाम्पल है, नॉन ब्रेकेबल कोकरी जो होती है, बेकेलाइट वगैरह। तो एग्जाम्पल जो है इसकी यही लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल्स बेकेलाइट है, बेकेलाइट, ठीक है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, फॉर्मएल्डिहाइड रेजिन है, और मेलमैक है, मेलमैक, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो ये सारे अपन ने पॉलीमर देख लिए हैं। अब हम चलेंगे इनके पॉलीमराइजेशन मेथड के आधार पर, ये पॉलीमर कितने प्रकार के हैं वो डिवाइड करेंगे अपन, और वहीं पे मैकेनिज्म देखेंगे कि पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है भाई। तो उस बेस पे जो पॉलीमर होते हैं आपके, वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पॉलीमर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कहलाता है आपका एडिशनल पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, ठीक है। और एक पॉलीमर कहलाता है कंडेंसेशन पॉलीमर,
कंडेंसेशन पॉलीमर। तो एक्चुअल में क्या है कि पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है उसके हिसाब से। अब एडिशनल पॉलीमर में तो क्या होता है, दो पॉलीमर आएंगे और जुड़ जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? दो मोनोमर यूनिट आएगी और आपस में जुड़ जाएगी, रिपीट होती हुई चलेगी, ऐसे चलने दो, ठीक है नहीं है। अब कंडेंस पॉलीमर में क्या है कि जब दो यूनिट आ रही है तो उनमें से कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर जैसे वाटर निकल सकता है, आपका अल्कोहल निकल सकता है, OAC ग्रुप निकल सकता है, कोई भी न्यूट्रल यानी एसिटिक एसिड निकल सकता है, अमोनिया निकल सकती है, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल अगर बाहर निकलता है तो वो कंडेंस पॉलीमर कहलाते हैं, ठीक है नहीं है। तो इस बेस पर हम बोल सकते हैं कि जो पॉलीमराइजेशन है अपनी, वो तीन प्रकार की पॉलीमराइजेशन है बेसिकली। पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है, ठीक है नहीं है, पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है वो तीन प्रकार की है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ जी, पहले टाइप की जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है वो एडिशनल पॉलीमराइजेशन कहलाती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और सेकंड कहलाती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और तीसरी को अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन से बेसिकली एडिशनल पॉलीमर ही बनते हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है उनकी, बात करेंगे अभी, ठीक है नहीं है। तो हम बारी बारी से तीनों को अपन डिस्कस करते हैं। हालांकि मैकेनिज्म अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन एडिशनल पॉलीमर है, कौन कंडेंस्ड पॉलीमर है, और कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में होता क्या है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की, पॉलीमराइजेशन की, ठीक है भाई। इसको अपन बोलते हैं चेन ग्रोथ। क्या बोलते हैं? चेन ग्रोथ पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं इसको, है ना, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, घबराओ मत। तो चेन ग्रोथ में होता क्या है, ढंग से समझना। इसमें सीधी सी कहानी है, N मोनोमेरिक यूनिट लूंगा और M का पॉलीमर बन जाएगा भाई, ठीक है। तो देखो इधर पॉलीथीन इसी का एग्जाम्पल है, पॉलीथीन इसी का एग्जाम्पल है, PVC इसी का एग्जाम्पल है, PAN इसी का एग्जाम्पल है, PS इसी का एग्जाम्पल है, पॉलीवाइनिल एसीटेट इसी का एग्जाम्पल है, वाइनिल एसीटेट इसी का एग्जाम्पल है। तो पॉलीवाइनिल एसीटेट किसका पॉलीमर होता है, इस प्रकार से अपन बनाएंगे इसको, OAC ग्रुप यहां पे लगा हुआ रहता है इसका, ठीक है नहीं है। AC ग्रुप का आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो पॉलीवाइनिल एसीटेट जो है इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, OCOCH3 इस टाइप की, ठीक है। और आपको दो PAN को ही अपन ओरलोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरलोन, ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा, इसी को ओरलोन बोलते हैं। और मेथेलिक्रेट इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है नहीं है। क्या है? पॉलीमिथाइल मेथिक्रिलेट, बताया था आपको, ठीक है नहीं है। कुछ नहीं है, बस इसको सीधा करके लिख दो, COOCH3, समझ में आ गई। इसका पॉलीमर बनाओगे तो ये बनेगा। तो ये सारे के सारे किसके हैं? एडिशनल पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं, दिख गए क्या। अब इसकी जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म आपको दो मैकेनिज्म मिलेगी। मैकेनिज्म फर्स्ट है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं है बेटा। सबसे पहले जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो पता है इनिशिएशन होता है। क्या होता है? हालांकि उसमें भी इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन, ठीक है नहीं है। जैसे इनिशिएशन हुआ, कोई प्रोक्साइड लेंगे अपन, प्रोक्साइड ही इनिशिएट करवा सकता है, और प्रोक्साइड में होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, यहां पे रेडिकल बनता है ऐसे, ठीक है भाई। और प्रोक्साइड क्या करेगा? ये जो प्रोक्साइड है वो जिसको प्रोपोगेट करवा रहे हो आप, उस प्रोपोगेशन के ऊपर ये अटैक करता है और उसमें रेडिकल जनरेट करता है। रेडिकल वहीं जनरेट होएगा जहां पे आपका एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है नहीं है। जैसे
PAN में साइनाइड ग्रुप होता है, PVC में Cl ग्रुप होता है, PS में फिनाइल ग्रुप होता है, तो ये यही होएगा आपका रेडिकल वाला, ठीक है कि नहीं है। ROCH2CH रेडिकल X। फिर दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है प्रोपेगेशन का, प्रोपेगेशन का, ठीक है। प्रोपेगेशन में कुछ भी नहीं है, ये जो स्पीसीज बनी है ये आगे से आगे रेडिकल बनाती हुई चलेगी और उनके साथ जुड़ती हुई चलेगी। कैसे? ये आपका रेडिकल बन गया ना, ये बना रेडिकल CH है भाई यहाँ पे। अब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा वापस, ये देखो आ गया, इससे ये बाइंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है भाई। अब कितनी यूनिट बन गई है आपकी, देख लो, आगे से आगे आपकी यूनिट जुड़ती हुई चलेगी, ये जुड़ चुकी है यहां से, और CH यहाँ पे रेडिकल। अब एक और यूनिट आएगी, फिर इसके ऊपर जुड़ जाएगी, नहीं समझ में आई बात? आगे से आगे यूनिट जाएगी और इसके ऊपर जुड़ जाएगी। मैं आगे लिखूंगा इसको, या इधर लिख देते हैं अपन। एक यूनिट और आ रही है CH2CHX, बना दिया, तो ये ऐसे आगे और जुड़ जाएगी, तो प्रोपेगेशन चलता जाएगा रेगुलर। CH इसके कितने मॉलिक्यूल जुड़ चुके थे अपने? 2, और ये तीसरा मॉलिक्यूल और जुड़ गया CH2CHX रेडिकल। जुड़ा कि नहीं जुड़ा? और उसके बाद में जो लास्ट स्टेप होती है, वो थर्ड स्टेप होती है, वो होती है टर्मिनेशन स्टेप। और टर्मिनेशन स्टेप में आप कपलिंग भी देख सकते हो। कपलिंग का मतलब ये हो गया कि RO, ठीक है नहीं है, और यहां पे अपन ने जोड़ दिए मॉलिक्यूल बहुत सार के, ये लो साहब, बहुत सार के जोड़ती है, ठीक है, N मॉलिक्यूल जोड़ दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पे जो अपना एंड है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा हमेशा ही, और इधर भी आपका दूसरा आ जाए सेम ऐसा का ऐसा, आगे का सेम रहे, CHX दिख रहा है आपको? तो इस प्रकार से ये क्या होगा आपका, इस प्रकार से यहां से कपलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कपलिंग होते ही आप यहां पे बॉन्ड बना देना भाई, स्ट्रक्चर लिखो तब, ठीक है नहीं है। या फिर हो सकता है डिसप्रपोर्शनेशन, ये तो कपलिंग है, क्या है? कपलिंग, युग्मन। या फिर हो सकता है असमानुपातन, डिसप्रपोर्शनेशन, ये भी हो सकता है डिसप्रपोर्शनेशन में क्या होगा, यहां का हाइड्रोजन जो है वो यहां चला जाता है, तो इससे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे अलग अलग टाइप के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। यहां का हाइड्रोजन गया यहां पे, तो एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। और इधर वाले पे हाइड्रोजन आया तो क्या बन जाएगी? एल्केन बन जाएगी, मतलब हाइड्रोकार्बन बन जाएगा कोरस्पॉन्डिंग। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है आयनिक पॉलीमराइजेशन है। क्या है भाई? आयनिक पॉलीमराइजेशन है, तो देख लेते हैं अपन आयनिक पॉलीमराइजेशन। तो आयनिक पॉलीमराइजेशन जो है आपको पता है 2 टाइप की होती है। एक तो कैटायनिक, तो कैटायनिक का मतलब तो कार्बोकेटायन आ गया भाई, और कार्बोकेटायन अभी पढ़ रहे हैं अपन। तो कार्बोकेटायन अगर बनेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉलीमराइजेशन वहां देखने को मिलेगा जहां पे इस एल्कीन पर X ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, क्योंकि जो चार्ज आएगा वो यहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का ग्रुप एल्किल ग्रुप हो सकता है, फिनाइल ग्रुप हो सकता है, OR ग्रुप हो सकता है। ये ग्रुप जब होंगे तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होगी, और वही चीज है इनिशिएशन करेंगे अपन। कर लो इनिशिएशन हो गया भाई। देखो इनिशिएशन में क्या आएगा, कोई भी एसिड लेंगे अपन, जनरली इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं अपन। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, आपको पता है, अच्छी तरह बताने की जरूरत नहीं है। लुईस एसिड ही इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और ये क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे इस स्पीसीज में, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गया। ए यहाँ की जुड़ जाएगा, ए जुड़ेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा भाई? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो ये स्टेबलाइज करेगा। ये इनिशिएशन है। अब दूसरी स्टेप प्रोपेगेशन की आएगी।
प्रोपेगेशन की। तो प्रोपेगेशन में क्या आएगा, एक कार्बोकेटायन बन गया ना, ये दूसरा कार्बोकेटायन बनाएगा आगे जाके। देखो आराम से, ये बना रहा है दूसरा कार्बोकेटायन, बना दिया ना दूसरा कार्बोकेटायन। ये लो भैया, ACH2CHR CH2CH पॉजिटिव और ये R। अब हम टर्मिनेशन पे जाएंगे भाई, बहुत जोर दिए, टर्मिनेशन स्टेप पे जाएंगे। तो टर्मिनेशन में हमें सोलवेंट लाना पड़ेगा, कोई अच्छा सोलवेंट जो यहां से प्रोटॉन ले जाए। तो A यहां पे जुड़ा हुआ है, CH2CHR, और पॉलीमराइजेशन में हमने N मॉलिक्यूल यहां पे जोड़ दिया, CH2 यहां पे है, CH यहां पे है। तो ऐसा अपन को चाहिए सोलवेंट जो यहां से प्रोटॉन को ले जा सके। ये देखो सोलवेंट, ये भैया यहां से प्रोटॉन ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे डबल बॉन्ड, तो सोलवेंट ले गया, प्रोटॉन ले जाने दो, ले जाने दो, क्या दिक्कत हो गई? हाँ भाई, कोई दिक्कत। और यहां पे क्या बन जाएगी टर्मिनल एंड पर आपकी, ये भैया एल्कीन बन गई। और एनायनिक जो होगी, एनायनिक जो होगी उसमें उस एनायनिक पॉलीमराइजेशन को जो स्टार्ट करवाएंगे वो बेसेज होंगे बेटा। वो एसिड करवा रहे थे, ये बेस करवा रहे थे, तो बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह भी तो होता है। तो इनिशिएशन देखो कैसा होता है, ये बेस आया न्यूक्लियोफाइल, यानी कि लुईस बेस ले लिए अपन ने। ये देखो आप, अब समझने की कोशिश करना, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आया भाई, बी यहां पे, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आया, यहां पे दिख रहा है नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो आ रहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब साइनाइड होना चाहिए, हेलोजेंस होने चाहिए, है ना। COO जो CH3 अपन ने लिया था मैथिलिक रेट में, वो होना चाहिए। समझ में आई बात। अब प्रोपेगेशन में क्या करेगा, बिल्कुल इजी है। प्रोपेगेशन में क्या करेगा, ये वाला दूसरे के ऊपर अटैक करेगा, करने दो अटैक, करवाओ भाई अटैक। ये अटैक करेगा, देखो इधर, ये किया अटैक, ये इधर अटैक, ये लो, माइकल एडिसन टाइप में हो रहा है ना। तो इसका मतलब आगे से आगे क्या चल रहा है, ये नेगेटिव चार्ज मूव होता हुआ चलेगा। जुड़ गया, ये दूसरी यूनिट जुड़ गई भैया आपकी, फिर यहां पे नेगेटिव, फिर ये आगे अटैक कर जाएगा। तो लास्ट में टर्मिनेशन होएगा। तो टर्मिनेशन में अपन को प्रोटॉन डोनर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, प्रोटॉन डोनर। क्या देना पड़ेगा, प्रोटॉन डोनर। टर्मिनेशन स्टेप में अपन को प्रोटॉन डोनर देना पड़ेगा। तो दे देते हैं प्रोटॉन डोनर, ये लो प्रोटॉन डोनर, लो भाई प्रोटॉन डोनर दे दिया। तो जैसे यहां पे प्रोटॉन डोनर आएगा आपका क्या होएगा, प्रोटॉन आ जाएगा। प्रोटॉन आते ही आपका यहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन आपकी बंद, ठीक है कि नहीं है। अब लास्ट आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ढंग से समझना से रिक्वेस्ट है, इसको लेकर सीरियस रहना। वो है जिगलर नाटा, जिगलर नाटा, नाटा पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, इसको अपन कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लोगे भाई। क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि पहला क्वेश्चन आता है कि भाई जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है। तो ये आता है TiCl4 और एल्किल एल्यूमिनियम का ऑर्गेनोलिथियम C2H5 थ्राइस। ये कौन सा रिएजेंट कहलाता है भाई, ये रिएजेंट कहलाता है जिगलर नाटा। क्या कहलाता है, जिगलर नाटा। अब जिगलर नाटा काम में क्या आएगा, ये भैया एल्कीन के पोलराइजेशन में काम में आएगा। एल्कीन के पॉलीमराइजेशन में, यानी पॉलीथीन बनेगी। बोले सर वो तो पीछे भी बन रही थी, बनने तो पॉलीथीन बन रही थी। तो पॉलीथीन बन रही है, तो यहां पे बन रही है HD पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। क्या बन रही है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। बोले सर कोई खास बात, बताता हूं। एक तो क्या है कि
अनब्रांच्ड लॉन्ग चेन रेखीय लीनियर पॉलीमर बनाएगा। ये क्या बनाएगा? अनब्रांच्ड लॉन्ग चेन। और हाँ भाई, चेन के नंबर्स की आप डिटर्मिनेशन कर सकते हो, ठीक है नहीं है। और लीनियर पॉलीमर बनाएगा, लीनियर पॉलीमर। और ये जो होता है ध्यान रखना, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी कि ये जो पॉलीथीन बनाएगा वो स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर बनाएगा। क्या बनाएगा? स्टीरियो रेगुलर। समझाया था रेगुलर क्या होता है पीछे, ठीक है नहीं है। जिनकी स्टीरियो केमिस्ट्री या तो अल्टरनेट होगी या सेम होगी, रैंडम वाली नहीं बनाएगा ये, ठीक है नहीं है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लोगे आराम से। हाँ, और ध्यान रखना, ये जो जिगलर नाटा है इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1963 में, 1963 में, ठीक है नहीं है। कोई दिक्कत। अब ये जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन से आपको हाई क्वालिटी की पॉलीथीन मिल रही है, ठीक है नहीं है। ट्रांसल्यूसेंट, इनर्ट, आप ये बोल सकते हो हार्डनेस ज्यादा है, टेंसिल स्ट्रेंथ ज्यादा है। किससे? लो डेंसिटी पॉलीथीन से, जो नॉर्मल कोऑर्डिनेशन उससे मिल रही थी, नॉर्मल एडिशनल पॉलीमराइजेशन से मिल रही थी, ठीक है नहीं है। तो जिगलर नाटा में होता क्या है तो समझना आप, जिगलर नाटा में ये टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स होता है, जहां पे एक एल्किल ग्रुप आपका आ चुका है और बाकी के जो है सीएल जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसका एक जो साइट होती है वो वैकेंट होती है, ये वैकेंट है। क्या है? ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो वैकेंट है। तो यहां पे आपकी एथीन आती है और एथीन जुड़ती है यहां पे आके, ऐसे जुड़ गई भाई, येलो टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स से जुड़ गई। अब क्या होगा? एथीन इस प्रकार से जुड़ती है ना, नीटा 2 के रूप में, आपने पढ़ा होगा ना ये, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स तो बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना दिया। तो इसको बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स, अपन क्या बोलते हैं? पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या करेगा? ये जो CH2 है वो एक तरफ से तो इधर इंटरेक्शन करने लगेगा और एक तरफ से इधर इंटरेक्शन करने लगेगा, ऐसे। और इंटरेक्शन करते 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 ये गड़बड़ करने लग जाता है। क्या करता है? ये सिग्मा बॉन्ड से अटैच हो जाता है, धीरे धीरे हो गया अटैच, ऐसे। और लास्ट में ये क्या करता है? इसको उखाड़ लेता है यहां से, चल भाई, और उखाड़ के इसकी एक साइड को वापस वैकेंट कर देता है। क्या कर देता है? देखो, टाइटेनियम की ये जो साइट है ये वैकेंट हो गई है और ऑक्टाइडल होने में, ठीक है। अब समझ में आई कुछ बात? ये आर ग्रुप लग गया। अब वापस एथीन आएगी, यहां पे एथीन जुड़ेगी, फिर ये पूरा का पूरा ग्रुप उस एथीन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे पॉलीमराइजेशन चलती रहती है। क्या रहती है? पॉलीमराइजेशन चलती रहती है। इसीलिए हाई क्वालिटी की एल्कीन, ये क्या बोलते हैं, हाई क्वालिटी की पॉलीएथिलीन देगा। और यहां पे जो हुआ है वो सिन ऐड हुआ है, ये देखो, ये सिन ऐड है, सिन एडिशन दिख रहा है, सिन एडिशन हुआ है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, बढ़िया बात है, हो गया ये। नेक्स्ट जो है वो है अपने पास कंडेंसेशन, थर्ड, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ। इसको स्टेप ग्रोथ बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है यार, सीधी सीधी कहानी है। जैसे आपका बना है नाइलॉन 66 या टेरिलीन, ठीक है नहीं है। तो टेरिलीन से भी अपन कर सकते हैं। देखो इधर नाइलॉन 66 कैसे बना था, आराम से समझना। ये तो है आपका, कौन सा एसिड है ये, कौन सा एसिड बताया था भाई? एडिपिक एसिड, ये एडिपिक एसिड है, ठीक है। और इसके साथ कौन आता है? इसके साथ आता है हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा डाइएमीन 6, ऐसे आ गया। इधर भी आएगा मॉलिक्यूल, तो ये आगे से आगे चलते जाएंगे और यहां से देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। इसलिए अपन इसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन
पॉलीमराइजेशन। तो आपका जो पॉलीमर है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, हालांकि बता दिया था मैंने, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। यहाँ पे ओ नहीं आएगा, ये गलत लिख दिया मैंने। ये आपका इधर ये ग्रुप आ गया फ्री, CH2 4, ये कौन सा बॉन्ड बन गया भाई, एमाइड, तो इसको पॉलीएमाइड भी बोल सकते हैं अपन। CH2 के कितने हैं, 6 हैं। फिर यहाँ पे NH और ये लो भाई, ये कौन है, नाइलॉन 66। क्या लड़ाई हुई थी, न्यूयॉर्क और लंदन के बीच में हुई थी लड़ाई, इसलिए दोनों का क्या रख दिया, इनका एक जैसा नाम रख दिया, ठीक है कि नहीं है। टेरिलीन भी ऐसे ही बनता है, देखो टेरिलीन कहीं कहीं से बनता है। एक तो लेंगे अपन एथिलीन ग्लाइकोल, ये देखो ये रहा एथिलीन ग्लाइकोल, दिख गया। और एक लेंगे टरथेलिक एसिड, ये देखो टरथेलिक एसिड, ये टरथेलिक एसिड है, ठीक है भाई। OH ही है, OH यहां पे लगा देता हूं प्लस, यहां पे OH। तो यहां से क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ऐसे ही इधर से निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, जा रहा है ना। और आपका पॉलीमर बनेगा ये वाला OCH2 एस्टर बॉन्ड बन रहा है, देख लो इसको, तभी तो अपन पॉलीएस्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर बोलते हैं, पॉलीएस्टर पॉलीएस्टर पॉलीएस्टर। तो ये पॉलीएस्टर का मॉलिक्यूल आपका बन गया है। तो ये कौन से कहलाएंगे आपके, हाँ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहलाएगी, और कंडेंस्ड पॉलीमर ये कहलाएंगे। अब जो है लास्ट आ गया आपका फंक्शनल ग्रुप के बेस पर आपके जो पॉलीमर हैं वो कितने क्लास में क्लासीफाई हैं वो देखना है अपन को, दैट्स द इंपॉर्टेंट। तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले नंबर 1, वो है पॉलीएमाइड्स, पॉलीएमाइड्स। और पॉलीएमाइड्स में आप पहला एग्जांपल देख चुके हो, नाइलॉन 66। इसको दोबारा नहीं बताऊंगा, स्ट्रक्चर भी पता है आपको, कौन कौन है इसकी यूनिट ये पता होनी चाहिए। एक तो एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड, और एक कौन सा होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन ये होता है। एक दूसरा होता है, वो होता है नाइलॉन 6, नाइलॉन 6। और नाइलॉन 6 का जो पॉलीमर होता है वो बहुत ही बढ़िया पॉलीमर होता है। देखो इधर आपने ऑक्जिम सुना है, ऑक्जिम, ये रहा ऑक्जिम, ये रहा ऑक्जिम। और ऑक्जिम में होता है बेकमान रीअरेंजमेंट, और लैक्टम बनते हैं, क्या बनते हैं, लैक्टम। बेकमान रीअरेंजमेंट देख लेना भाई, वीडियो पड़ी हुई है बेकमान रीअरेंजमेंट की, ठीक है नहीं है। इसको बोलते हैं ई कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम, ठीक है नहीं है। और इस ई कैप्रोलैक्टम का जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है या गर्म करवाया जाता है इसको, ये टूट जाता है, यहां से ब्रेक हो जाता है, ठीक है नहीं है। और ये बनाता है 6 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड, या अपन बोल सकते हैं ई एमिनो कैप्रोइक एसिड। क्या बोलते हैं, ई एमिनो कैप्रोइक एसिड, देख लो आराम से, सॉरी ये वाला। इधर NH2 ग्रुप लगेगा, और कितने कार्बन है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। हाँ भाई CH2 ये तो आ गया 4, 5 बने इसके अंदर, तो यहाँ पे 4 लगा देते हैं, एक CH2 बाहर लिख देते हैं, एक COH, ऐसे, ठीक है कि नहीं है। और ये आगे जाके पॉलीमर बनाएगा कुछ इस टाइप का, ध्यान रखना, पॉलीएमाइड है ये भी, इस टाइप का बनाएगा। CH2 क्या आ गया यहाँ पे, हाँ जी 5 लिख देते हैं डायरेक्ट ही, तो पॉलीएमाइड है। लेकिन ये कैसा पॉलीएमाइड है, ये होमोपॉलीमर है, बस इसका ध्यान रखना, गलती ये मत कर देना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। क्या है भाई, होमोपॉलीमर। और ये क्या है, कोपॉलीमर। कुछ समझ में आया या नहीं आया। होमोपॉलीमर है, एक जैसी यूनिटों से बना हुआ है, और इसमें क्या होगा, अलग अलग यूनिट है, बस क्वेश्चन यही है। ऐसे ही नाइलॉन 5 भी होता है, अगर 5 मेंबर्ड में अपन करवा दे तो नाइलॉन 5 बन जाएगा, क्या दिक्कत होगी, ठीक है कि नहीं है। पॉलीएस्टर दूसरा देखा ही था आपने एग्जांपल, सेकंड नंबर एग्जांपल पॉलीएस्टर था आपका। और पॉलीएस्टर में हमने एग्जांपल लिखा था टेरिलीन, टेरिलीन डेक्रोन जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेक्रोन,
पता लग गया था किस किस का बीच का होता है। हाँ भाई, एक तो क्या आएगा, एक तो क्या आएगा, ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और दूसरा है ग्लाइकोल के साथ क्या लेते हैं अपन, ग्लाइकोल के साथ लेते हैं थैलिक एसिड, नहीं टरथैलिक एसिड, क्या लेते हैं, टरथैलिक एसिड। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर सकते हो आराम से, इजी है। तो ये है आपके पॉलिएस्टर, टेरिलिन, एग्जाम्पल ध्यान रखना। फिर आता है फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन, तीसरी कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन। रेजिन, 3 रेजिन अपन यहां पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट रेजिन है तीनों की तीनों, ठीक है कि नहीं है। पहला है बेकेलाइट, क्या है भाई, पहला है बेकेलाइट, बेकेलाइट, ठीक है भाई। बेकेलाइट जो होता है, पूछा जाता है कि फिनोल और फॉर्मएल्डिहाइड रेजिन को क्या बोलते हैं अपन, फॉर्म एल्डिहाइड के जो रेजिन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, इसमें लेडरमान से रिएक्शन करवानी होती है अपन को, लेडरमान सा रिएक्शन, कौन सी, फिनोल की लेडरमान सा रिएक्शन। बेटा फॉर्मएल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे HCHO इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है कि नहीं है। तो बेस की प्रेजेंस में होगा तो फिनोक्साइड आयन बनेगा और ये यहां से अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके क्या होंगे, लास्ट में जब वर्कअप कराएंगे तो अपने पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये आपस में कंडेंस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं है। और क्या बनाते हैं, 2 प्रकार के बनाएंगे, 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, ध्यान रखना, बताता हूं मैं आपको। अगर मान लो कि ये वाला मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन में जा रहा है, CH2OH, ठीक है, इसके N मॉलिक्यूल जा रहे हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलने तो क्या दिक्कत हो गई, मैं तो एक ही मॉलिक्यूल दिखाऊंगा। तो ये बनेगा अपने पास CH2, ठीक है। आप समझ गए होगे अब कहां से निकला है वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि इधर से, और दूसरी बेंजीन जो अपन लेंगे, यहां पे OH है, यहां पे CH2OH है, इसके हाइड्रोजन को और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालता है, ठीक है। तो इस प्रकार का लीनियर पॉलीमर बनेगा, क्या बनेगा, लीनियर पॉलीमर बनेगा। इस लीनियर पॉलीमर को अपन बोलते हैं नोवोलैक, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, नोवोलैक, रिसोल बोलेंगे या फिर नोवोलैक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नोवोलैक। कोई दिक्कत, कर लोगे। अगर मान लो कि ये आपस में कंडेंस हो रहे हैं, कौन कौन से भाई, देखो, या तो ये कंडेंस हो जाए, ये वाला, ठीक है, और इसके साथ कंडेंसेशन में कौन पार्टिसिपेट ले, ये वाला भी ले, दोनों एक साथ ले पार्टिसिपेट, ठीक है। तो इसको कोपोलीमराइजेशन बोलेंगे क्योंकि कोपोलीमर बन रहा है ये। तो बेकेलाइट जो है आपका एक कोपोलीमर है, और कैसा होगा बेकेलाइट, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होगा, क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। देखो कैसा, CH2 ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर की कैटेगरी में आ रहा है, चेक करो, दिख रहा है, ऐसे आगे से आगे ये चलता जाएगा, चलने दो इसको। अब क्या होगा, नीचे भी पॉलीमराइजेशन होगा ऐसे, और मॉलिक्यूल उल्टा हो जाएगा, समझ गए होगे आप। ये देखो इधर पॉलीमराइजेशन चल रहा है, इधर चल रहा है पॉलीमराइजेशन, चलने दो, और इधर भी पॉलीमराइजेशन आपका चलेगा ऐसे। तो ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाता है, क्या बनाता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इस प्रकार से पॉलीमराइजेशन आपका कंटिन्यूअसली रन होता रहेगा, चलता रहेगा, आगे से आगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता रहेगा, और आपका मजा आएगा आपको, ठीक है कि नहीं है। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर को क्या बोलते हैं अपन, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर को अपन बोलते हैं बेकेलाइट। क्या है ये, बेकेलाइट, बेकेलाइट। और क्वेश्चन और भी आता है कि जो इसका पीएफ रेशियो होता है, पीएफ रेशियो किसका, बेकेलाइट का, वो लेस देन 1 होता है। क्या कह रहा हूं, लेस देन 1 होता है, ठीक है कि नहीं है। और अपन बोलें कि जो रिसोल नोवोलैक बनता है
उसका पीएफ रेशियो, अभी समझाऊंगा पीएफ रेशियो क्या होता है। देखो इधर पीएफ रेशियो वो होता है ग्रेटर 1, यानी कि कब, जब पीएफ रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो रिसोल बनेगा, और पीएफ रेशियो अगर लेस देन 1 है तो क्या बनेगा आपका, बेकेलाइट बनेगा। क्या है ये, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेशियो। क्या है पीएफ रेशियो, क्या है भाई, पीएफ रेशियो है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो, फॉर्मेल्डिहाइड का रेशियो। तो इसका मतलब ये हो गया ग्रेटर देन 1 का मतलब समझते हो आप, कि फिनोल की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से, तो क्या बनेगा, रिजोल या नोवोलैक। और अगर फॉर्मेल्डिहाइड की क्वांटिटी ज्यादा है फिनोल से तो क्या बनेगा, बेकेलाइट। और बेकेलाइट जो है बेटा बहुत जगह काम में आता है। अनब्रेकेबल कॉकरी का नाम सुना होगा, स्विच प्लग, ये फाउंटेन पेन वगैरह होते हैं, टेबल टॉप होती है, ठीक है कि नहीं है, कंगे वगैरह बनते हैं, सब इसी से बनते हैं, बेकेलाइट से ही। ठीक है भाई। तो सेकंड अपना आ गया है भाई, सेकंड रेजिन का नंबर आ गया है, वो है यूरिया फॉर्म एल्डिहाइड रेजिन, एल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो बहुत सिंपल सा रेजिन है, ज्यादा इसको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। देखो आप समझना कि ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और ये रहा यूरिया, तो क्या होएगा, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन में क्या होता है पता है तुम्हें, ये देखो कंडेंसेशन क्या है, यहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और उधर बन जाएगा एल्कोहल आपका OHCH2, इस प्रकार से होगा कंडेंसेशन, आगे होएगा, दिख गया। ये इसको बोलते हैं मेथिलाल यूरिया, मेथिलोल यूरिया, क्या बोलते हैं, मेथिलोल यूरिया। अब मेथिलोल यूरिया क्या करेगा, डाई मेथिलोल यूरिया बनाएगा, यानी कि इधर भी आपका क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड से इसका अटैक होएगा, ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा यहां पे, और क्या बनाएगा, डाई मेथिलोल यूरिया। ये लो भाई डाई मेथिलोल यूरिया भी बना दिया, बनाने दो, क्या दिक्कत हो गई, क्या बना दिया, डाई मेथिलोल यूरिया, ठीक है नहीं है। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इस डाईमेथिलोल यूरिया में हम फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया का एक्सेस करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेस। तो एक्सेस करेंगे ना तो ये पॉलीमेरिक चेन बनाता हुआ चलेगा, मैं स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा, पॉलीमेरिक चेन बनाता हुआ चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं है, ठीक है नहीं है। क्रॉस लिंक्ड भी हो सकता है, और पॉलीमेरिक चेन बनाता हुआ चलेगा, उसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया का रेजिन। लास्ट आ गया आपका कौन सा, मेलामाइन, मेलामाइन फॉर्म एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रेजिन, रेजिन जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलमैक। पूछा गया है ये मेलमैक कौन से रेजिन को बोलते हैं अपन, ठीक है नहीं है, बहुत बढ़िया है। इसमें क्या होता है ढंग से समझना, इसमें मेलामाइन होता है, क्या होता है, मेलामाइन, और मेलामाइन यूरिया से ही बनता है, टेंशन मत लो। मेलामाइन कहीं से बनता है, यूरिया से ही बनता है, ये मेलामाइन है, दिख गया आपको, ये मेलामाइन है, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, मेलामाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मेलामाइन। और मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड के प्रोडक्ट से बनेगा आपका मेलमैक। क्या बनेगा, मेलमैक, ये रहा मेलमैक। कोई नहीं पूछता स्ट्रक्चर, लेकिन हाँ मेलमैक की इसकी जरूर पूछ लेगा, मेलामाइन की स्ट्रक्चर। ये CH2 इधर गया पॉलीमराइजेशन, सेम चीजें होंगी इधर, हाँ जी NHCH2 ये गया इधर, ठीक है भाई, NHCH2 कोपोलीमर है, इसके N मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है कि नहीं है। पर यह ध्यान रखना कि यूरिया को जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, यूरिया को 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अपन गर्म करते हैं, लगभग 100 डिग्री एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, तो 3 मॉलिक्यूल यूरिया के मिलकर क्या बनाएंगे, हाँ जी मेलमैक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेलमैक बनाते हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लोगे, चलो
आगे चलते हैं। फिर आते हैं आपके, हाँ जी, इपोक्सी रेजिन। कौन से रेजिन? इपोक्सी रेजिन। बस आप खत्म होने वाला है चैप्टर। इपोक्सी रेजिन है, फिर पॉलीयूरिथेन है, और उसके बाद रबड़ के ऊपर आएंगे। रबड़ से चैप्टर खत्म है, आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है कि नहीं है? तो आपको अच्छी तरह पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि इपोक्सी रेजिन कैसे बनते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो अपन क्या करेंगे, इथिलीन डाइऑल लेंगे। ये इथिलीन डाइऑल है, दिख रहा है? इथिलीन डाइऑल ये रहा। और इपोक्साइड रिंग लेंगे, ले ली, बेस देंगे अपन। बेस से क्या होगा, यहां से प्रोटॉन जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज है। यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो यहां अटैक करेगा, SN2 रिंग खोलेगा। इसको क्या खोलेगा? रिंग खोलने के बाद जो आपको मिलेगा वो और भी सरप्राइजिंग है। देखो इधर सेम वही मॉलिक्यूल रिपीट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव। फिर वापस इपोक्साइड आएगी, आगे से आगे अटैक करवाते हुए चलो, आगे से आगे अटैक करवाते हुए चलो, फिर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, OH ग्रुप है, इधर रहने दो बाहर, CH2 और O, बस इसका N मॉलिक्यूल जुड़ता हुआ चलेगा, CH2O-। आगे से आगे यही चलता रहेगा, ठीक है कि नहीं है? इसको अपन क्या बोलते हैं? इपोक्सी रेजिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इपोक्सी रेजिन। लास्ट में आप वाटर दे देना जब रिएक्शन को रोको तो यहां पे प्रोटॉन लग जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर सकते हो आराम से। फिर नेक्स्ट आता है पॉलीयूरिथेन। पॉलीयूरिथेन्स, ठीक है भाई। पॉलीयूरिथेन्स में कुछ भी नहीं है। यूरिथेन आपको बनाना है तो यूरिथेन आपको पता है एल्कोहल और एल्किल आइसोसाइनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब बनता है। अपन ने देखी थी ये सारी रिएक्शंस। ये देखो यूरिथेन, ये रहा यूरिथेन। और इस यूरिथेन में क्या होगा बेटा, यूरिथेन को अपन डाइऑल के साथ लेते हैं। काहे के साथ लेते हैं? नहीं, ये यूरिथेन बना, यूरिथेन बन गया आपका। और ऐसा ही यूरिथेन अपन बनाते हैं फिनाइल के साथ। जैसे यहां पे आइसोसाइनेट ग्रुप है, इधर भी आइसोसाइनेट ग्रुप है, समझ में आई बात? इधर मान लो कोई CH3 ग्रुप है, तो यहां पे डाइऑल बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे? डाइऑल लेंगे। ले लो डाइऑल, ले लिए डाइऑल, ये ले लिया डाइऑल, ठीक है। पीछे बीच में कितने ग्रुप लगे हुए हैं अपन को कोई मतलब नहीं है, डाइऑल ले लिया, ठीक है। पॉलीमेरिक यूनिट है ये भी। और यहां पे क्या होएगा फिर, इधर का तो चलने दो अलग, ये तो इधर है अलग है, चलने दो। और बेंजीनिंग बनी, इधर CH3 है, इधर NH एमाइड है, चेक करो। और ये देखो यूरिथेन वाला बन गया, दोनों तरफ वो आ गया। फिर CH2R, CH2O, CO, और ये NH, और बाहर इसका पॉलीमर। ये क्या कहलाएगा? पॉलीयूरिथेन, ठीक है भाई। तो अपने ऑलमोस्ट जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। पॉलीयूरिथेन करवा दिए अपन ने, ये सारे करवा दिए। अब अपन जो चलेंगे, अब चलेंगे किसके ऊपर? अपन चलेंगे अब रबर के ऊपर। काहे के ऊपर चलेंगे? रबर। तो रबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। आपने सुना होगा हीविया ब्रांसिलिएसिस, यार कुछ अजीब सा नाम लिख रहा है। हाँ यही है, ठीक है कि नहीं है? ये पेड़ है, इसके दूध को, मिल्क को लेटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। उस लेटेक्स से हमको मिलता है रबर। और रबर जो होता है वो पॉलीमर होता है। रबर इज द पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। हाँ भाई, आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन के पॉलीमर क्या कहलाते हैं? टर्पिन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टर्पिन्स, टर्पिनोइड। और जब मोनोमेरिक यूनिट बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो टर्पिनोइड्स किस में कन्वर्ट होते हैं? कैरिटोनोइड्स में कन्वर्ट होते हैं, या फिर वो रबड़ में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है भाई। अब आइसोप्रीन आप समझने की कोशिश करना कि आइसोप्रीन की यूनिट जो होती है, आइसोप्रीन, वो आपको पता है ये है आइसोप्रीन की यूनिट। और आइसोप्रीन की यूनिट का दो प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन होता है, या तो आल सिस और या फिर आल ट्रांस।
दो काम होंगे, आल सिस या आल ट्रांस। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि देखो, समझने की कोशिश करना कि जब मैं पॉलीमर बना रहा हूं तो CH2 यहां पे, इधर CH3, डबल बॉन्ड बीच में आ गया, इधर H, और ये जो चेन है नीचे की नीचे ही चलेगी। देखो चल रही है ना, नीचे की नीचे ही मूव करती हुई चलेगी ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया? ये क्या बना रहा हूं मैं, बताओ, देखिए क्या बना रहा हूं। यानी जिधर चेन मुड़ रही है आपकी, उधर आपके ग्रुप लगते हुए चल रहे हैं। देखो आराम से दिख गया आपको, ये देखो, अब नीचे से जाएगी चेन, जाएगी। तो ये जो पॉलीमर है ये आपका सिस पॉलीमर है, इसमें सारे जो एल्कीन है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसा कहाँ मिलेगा? नेचुरल रबड़ में। कहाँ मिलेगा भाई? नेचुरल रबर में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नेचुरल रबड़ में सारे बॉन्ड कैसे होते हैं बेटा? सिस होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं? ट्रांस होते हैं। किसमें? आर्टिफिशियल रबड़। और आर्टिफिशियल रबड़ को क्या बोलते हैं अपन? नाम याद आ रहा होगा, गट्टा पर्चा। क्या बोलते हैं? गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा याद रखना नाम। गट्टा पर्चा में सारे के सारे क्या होते हैं? हाँ जी, सारे के सारे ट्रांस होते हैं। वल्केनाइजेशन बता ही दिया था मैंने, ठीक है कि नहीं है? और बताता हूं, ब्यूनायस क्या है? ब्यूना रबड़ की बात कर लेते हैं अब। ब्यूना रबड़, तो ब्यूना रबड़ में देखो दो नाम है। BU का मतलब होता है ब्यूटाडाइन। क्या होता है? ब्यूटाडाइन। और Na का मतलब होता है नेट्रियम। नेट्रियम, सोडियम बोलते हैं इसको, नेट्रियम को, ठीक है कि नहीं है? क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे ब्यूना जो है, ब्यूटाडाइन और नेट्रियम, सोडियम की उपस्थिति में होता है ये पॉलीमराइजेशन। तो जो रबड़ बनेगा वो ब्यूना रबड़ में बनेगा। तो ब्यूना रबड़ जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्यूना N, बस आपको ध्यान रखना है क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो 1,3 ब्यूटाडाइन अपन लेंगे। 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ अगर एक्रिलोनाइट्राइल ले लिया अपन ने तो ब्यूना N बनेगा। और दूसरा होता है ब्यूना S। क्या होता है? ब्यूना S, जिसको GRS भी कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? GRS, ठीक है कि नहीं है? इसमें क्या होता है? 80% तो 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। कितना परसेंट होता है? और 20% पोलस्टाइरीन होती है। ये याद रखना, कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। 80-20 का रेशियो रहता है। ये छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है। GRS का मतलब क्या है? गवर्नमेंट रबड़ ऑफ स्टाइरीन। GRS का मतलब क्या होता है? हाँ, गवर्नमेंट रबड़ ऑफ स्टाइरीन। फिर आता है ब्यूटिल रबड़। क्या आता है? ब्यूटिल रबड़, तुम समझ गए होगे। जो अपना आइसोब्यूटेन है उसके पॉलीमराइजेशन से मिलेगा, वो ब्यूटिल रबड़ है। फिर एक और होता है आपका नियोप्रीन। इंपॉर्टेंट है ये भी, नियोप्रीन, ध्यान रखना, नियोप्रीन। और नियोप्रीन जो है ये वाला होता है नियोप्रीन, ये क्लोरोप्रीन है। क्या है भाई? क्लोरोप्रीन। और क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से जो बनेगा वो नियोप्रीन बनेगा। क्या बनेगा? नियोप्रीन बनेगा। देख लो आराम से, यहां पे Cl है, नियोप्रीन बनेगा। ये बन गया नियोप्रीन। समझ में आई? कोई दिक्कत? कर लोगे आराम से। तो ये आपके थे आर्टिफिशियल पॉलीमर, और इसी के साथ मैं पॉलीमर के चैप्टर का एंड करता हूं। बस ये ध्यान रखना कि थोड़ी चीज, कि अगर कोई बुक वगैरह कंसल्ट करो ना आप, तो उसमें आप यूजेज देख लेना, क्योंकि यूजेज जो है मैंने नहीं बताए हैं आपको, ठीक है कि नहीं है? कौन सा कहाँ काम में आएगा, कहाँ नहीं आएगा, ये अपन को पता होना चाहिए। वायर किसके बनते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? बोटल्स वगैरह किसकी बनती है, टीवी कैबिनेट्स, रेडियो वगैरह, ये रेडियो की कैबिनेट्स कहाँ से मिलती है, प्लास्टिक कॉकरी वगैरह या प्लास्टिक ज्वेलरी लेंसेज वगैरह किससे बनते हैं, ठीक है कि नहीं है? ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है भाई। अब जो मैक्रो मोलिक्यूल में मोलिकुलर वेट का डिटर्मिनेशन होता है उसका एक वीडियो रह रहा है,
वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। उससे पहले मेरे को नेचुरल प्रोडक्ट का एक वीडियो लाना है लास्ट, जिसमें ट्रपिनोइड, एल्किलॉइड, स्टीरॉइड और हार्मोन्स जो भी हैं, विटामिन वगैरह, वो सारे के सारे अपन कवर अप कर सकें। ठीक है भाई, तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।